नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 18वां पाठ उसका अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का शीर्षक है पंच परमेश्वर और इसमें आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मौसी ने पंचायत के लोगों को इकट्ठा किया। वह अलगू चौधरी के पास भी गई। अगले दिन पंचायत बैठी। सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया। वह जुम्मन के साथ बैठा था। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें से किसी काम के होने या करने का पता चलता है। तो देखो बच्चों, पहले तो ये बता दूं कि क्रिया क्या होती है। क्रिया होती है काम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो इसकी जो परिभाषा है वह यह है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्योंकि जिस वाक्य में हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से हमने क्रिया शब्द क्या छाटे? किया यानी कि करना, हुए यानी कि होना, गई यानी कि जाना, आया यानी कि आना, बैठी यानी कि बैठना और बैठा था यानी कि बैठा था। ठीक है, तो इसमें हमें क्रिया शब्दों का पता चलता है। अब अगले पेज पे दूसरा पॉइंट है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को चुनकर लिखिए। पहला है प्रदीप ने दरवाज़ा खोला। तो इसमें क्रिया शब्द क्या हो गया? खोला यानी कि खोलना। ठीक है। दूसरा है रहमान की कहानी की किताब पढ़ रहा था। तो इसमें क्रिया हो गया पढ़ रहा था, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा था, पढ़ने का काम हो रहा था ना। तीसरा है नेहा पार्क में बैठी थी। तो इसका हो जाएगा क्रिया शब्द बैठी थी। रोहित पिताजी को पत्र लिख रहा था। तो इसका जो क्रिया शब्द है क्या होगा? लिख रहा था। उसने दुकानदार से सामान लिया। तो इसमें क्या काम हुआ? लेने का काम हुआ। क्या लेने का? सामान लेने का। तो यह क्रिया क्या होगी? इसमें लिया। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए तीसरे पॉइंट में, कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूप द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। ये देखो बच्चों, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके हमने सही रूप करके लिखने हैं। सीमा जोर जोर से डैश है। तो इसका क्या हो गया? हंस दे रखा है इसमें, लेकिन आएगा इसमें हंस रही है। तो इससे पता चल रहा है क्या काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है इसमें? हंसने का। दूसरा है शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। पेड़ पर चिड़िया डैश थी। तो क्या क्रिया है? बैठी। बच्चे रोज शाम को डैश हैं। तो इसमें क्रिया शब्द क्या आएगा? खेलते हैं। वे सभी मेला देखने गए डैश चले गए। इसके बाद है मछलियां पानी में डैश है। तो क्या कर रही है मछलियां? पानी में तैर रही है, तैरने का काम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, याद रखिए जिन शब्दों में किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। अब इसमें देखो, क्रिया वाक्य का आवश्यक अनिवार्य अंग है। बिना क्रिया के वाक्य की रचना नहीं की जा सकती। देखो बच्चों, आप लोग ये चीज़ें छोड़ देते हो, लेकिन ये याद करनी चाहिए। ये परिभाषाएं सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये परिभाषा याद होगी तभी आप वाक्यों में से क्रिया बना सकेंगे, क्रिया छांट सकेंगे। ठीक है, तो आइए अगले पेज पे क्या है हम देखते हैं। अगले पेज में है नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। अब इन वाक्यों में छांटना है। मोर नाचता है। तो मोर क्या कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है, तो नाचता। मनीषा दौड़ती है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ती। उमा लिखती है, क्या काम हो रहा है? लिखने का, तो लिखती है। पक्षी उड़ते हैं, क्या काम हो रहा है? उड़ने का, उड़ते हैं। राहुल हंसता है, तो क्या काम हो रहा है? हंसने का, हंसता है। हम हंसता है भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। नाचता है, दौड़ती है, लिखती है, उड़ते हैं या हंसता है, या हम इतना भी। ठीक है, अब आगे उचित क्रिया छांटते हुए अनुच्छेद के खाली स्थान भरिए। अब एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसमें हमने कुछ कोष्टक में, ये देखो हेल्प बॉक्स जो दिया है इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ये छांटने हमने और सही जगह पर फिल करने हैं छांट छांट के।
ठीक है। तो देखो जो अनुच्छेद है वो कैसे है। एक दिन अर्चना सो रही थी। सोते सोते उसने एक मज़ेदार सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक आम का पेड़ है। उस पर बहुत सारे आम लटक रहे थे। हवा बहुत जोर से चल रही थी। तेज हवा के कारण बहुत सारे आम जमीन पर गिर पड़े। उसने अपनी फ्रॉक में ढेर सारे आम भर लिए। उसने अपने भाई रोहित को भी आम दिए। वे बड़े मज़े से आम खाने लगे। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, बच्चों कहाँ हो। इतने में माँ बच्चों के पास आ गई और पूछा कि इतने सारे आम कहाँ से लाए। अर्चना ने सारी बात बताई। तभी उसके गले में कुछ अटक गया। वह पानी पानी चिल्लाने लगी। अचानक उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था, न आम, न भाई और न ही माँ। अरे यह तो सपना था, कहते हुए वह जोर से हंसी। तो देखा हमने जो इसमें क्रिया शब्द थे कोष्ठक में वो छांट कर फिल कर दिए हैं। अब आगे नीचे दिए गए शब्द उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। शब्दों में से मूल शब्द, उपसर्ग अथवा प्रत्यय अलग कर करके लिखने हैं। ठीक है, शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, मूल शब्द हो गया और प्रत्यय हो गया। शब्द क्या है, लापरवाही, तो इसमें उपसर्ग कुछ नहीं है, तो इसमें मूल शब्द हो गया लापरवाह और प्रत्यय क्या है, ई। अब दूसरा है सचेत। सचेत में उपसर्ग होता है से और चेत हो गया मूल शब्द, इसमें प्रत्यय कुछ नहीं है। देखो बच्चों उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं कि जो शब्द किसी वाक्य से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय होते हैं कि जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा है कमज़ोर। कमज़ोर में उपसर्ग है, इसमें भी कम उपसर्ग है और जोर क्या है, मूल शब्द, प्रत्यय इसमें भी कुछ नहीं है। ईमानदार, ईमानदार में उपसर्ग नहीं है, ईमान हो गया मूल शब्द और दार हो गया प्रत्यय। ऐसे ही दास्ता, दास्ता में उपसर्ग नहीं है, दास्ता में क्या है, मूल शब्द है दास और ता क्या है, प्रत्यय। ठीक है, अब आगे नीचे कुछ मुहावरे और अर्थ दिए गए हैं। जो मुहावरे जिस अर्थ को बताते हैं उन्हें उस अर्थ वाले खाने में लिखिए। देखो इसमें क्या है, इसमें ये देखो इसमें भी हेल्प बॉक्स है। हेल्प बॉक्स में क्या दिया हुआ है कि कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और ये हैं अर्थ। परिश्रम करना, खुश होना या मर जाना। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जिसका अर्थ जिस मुहावरे से मिलता है हमने उस अर्थ वाले कॉलम में या उस खाने में उस मुहावरे को लिखना है। तो पहला परिश्रम करने का हमने लिखा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। रात दिन एक करना, आकाश पाताल एक करना, ये परिश्रम करना के मुहावरे हैं जिसका अर्थ होगा परिश्रम करना। और जिसका अर्थ खुश होना होता है वो क्या मुहावरे हो सकते हैं, घी के दिए जलाना, मन में लड्डू फूटना और फूला न समाना। इन तीनों का एक ही अर्थ होता है खुश होना। ऐसे ही मर जाना जिसका अर्थ है उसका मुहावरा होगा दम तोड़ना, जान से हाथ धोना, प्राण पखेरु उड़ना। तो इन तीनों मुहावरों का एक ही अर्थ होगा मर जाना। ठीक है, अब देखो बच्चों नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है कमर कसना, इसका अर्थ होता है तैयार होना। तो इसका वाक्य हमने बनाया है कि दुश्मनों को देखकर सैनिकों ने कमर कस ली। कमर कस ली। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है फूला ने समाना, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना। इसका वाक्य बनाया है कक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला ने समाया या फूला ने समाई, फूली ने समाई सॉरी।
इसके बाद तीसरा है 9 2 11 होना, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। तो इसका वाक्य हमने बनाया है, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। चौथा है खुशी का ठिकाना न रहना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। इसका वाक्य हमने बनाया है, बेटे के प्रथम आने पर पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। अब देखो बच्चों, नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दोबारा लिखिए। तो नीचे जो ये अनुच्छेद दिया हुआ है, इसमें विराम चिन्ह नहीं दिए हुए हैं, विराम चिन्ह हमने अपने आप लगाने हैं। तो ये हमने नीचे बनाया है, देख लो, इसमें विराम चिन्ह लगाए हैं। सोनू, ये कोमा जिसको हम बोलते हैं अल्प विराम होता है, अल्प विराम। मोनू अल्प विराम। राखी और कोमल चिड़ियाघर की सैर करने गए, पूर्ण विराम। ठीक है, वहाँ उन्होंने तरह योजक चिन्ह, तरह तरह के बीच में योजक चिन्ह आ गया है कि पशु पक्षी देखें, पशु पक्षी के बीच में भी योजक चिन्ह आ गया है। घूमते घूमते, इसके बीच में भी योजक चिन्ह आ गया है। वे शेर के पिंजरे के पास पहुंच गए। शेर को देखकर सोनू के मुंह से निकला, यहाँ अल्प विराम आएगा। उसके बाद उद्धरण चिन्ह से ये शुरू हो जाता है, अरे। अरे के बाद विस्मयादिबोधक, इतना बड़ा शेर मैंने पहली बार देखा है, पूर्ण विराम। और उसके बाद उद्धरण चिन्ह बंद। रानी ने पूछा, फिर अल्प विराम। फिर यहाँ जब इसके वाक्य शुरू होता है तो अरे से पहले फिर उद्धरण चिन्ह, अरे के बाद फिर विस्मयादिबोधक। कोमल और मोनू कहाँ चले गए, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह बंद। सोनू ने दूसरे पिंजरे की तरफ इशारा करके बताया, यहाँ आ गया अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह शुरू। देखो, फिर अल्प विराम। वे रहे, पूर्ण विराम। वे उस पिंजरे में क्या देख रहे होंगे, राखी ने कहा, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह शुरू। चलो हम भी वहीं चलते हैं, शेर को देखकर मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, पूर्ण विराम। और उसके बाद उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है, आपने ये सारे विराम चिन्ह यूज करने हैं। अब देखो लास्ट है, आओ लिखें। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, यह बताते हुए अपने छोटे भाई बहन को ईमेल कीजिए। इस ईमेल में आप जो विचार लिखेंगे उन्हें नीचे दी गई जगह पर लिखिए। उदाहरण क्या है, हमें पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने बनाया है कि हमें उन्हें समय पर खाना पीना देना चाहिए। अगला हमने बनाया है, हमें उन्हें मौसम के अनुसार सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद है, यदि देखो बच्चों, यदि हम पशु पक्षियों को घर में पालते हैं, रखते हैं, तो मौसम के अनुसार, जैसे सर्दी है तो उन्हें सर्दी से बचाते हुए उनके लिए एक घर बनाते हैं, वहाँ उनको रखते हैं, है ना। गर्म चीज़ें वहाँ रख देते हैं, जैसे कंबल हो गया या कुछ और हो गया, वो उनके लिए हम वहाँ रख देते हैं जिन पे वो बैठ सकें। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है कि उनके लिए खुला व हवादार आवास बनवाना चाहिए। जब हम उन्हें रखते हैं तो खुला व हवादार होना चाहिए, वह बड़ा होना चाहिए, ताकि गर्मियों के मौसम में उन्हें असुविधा ना हो। उनके प्रति दयालुता और उदारता का व्यवहार करना चाहिए। तो जो पशु पक्षी हैं, हमें उनके प्रति दयालुता और उदारता के साथ रहना चाहिए। उनके साथ हमें ऐसे नहीं है कि भाई कोई जानवर जा रहा है तो उसको पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उनके प्रति भी दयालुता का और उदारता का भाव रखना चाहिए। यदि कोई भूखा है उसे रोटी का टुकड़ा डाल दो, रोटी दे दो, है ना। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। तो देखो बच्चों, जो पशु पक्षी होते हैं उनके प्रति अगर हम प्रेम का व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे प्रति प्रेम का इजहार करेंगे अपना, है ना। तो पशु पक्षियों के प्रति भी हमें प्रेम से रहना चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। इसके बाद है, समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। तो देखो बच्चों, अभी मैंने बताया, जब हम पशु पक्षी को घर में पालते हैं, रखते हैं, या फिर हमें मान लो गली में ही है कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, बीमार पड़ जाता है, तो हमें उनका स्वास्थ्य का जांच करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए उनको, डॉक्टर को भी। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं पशु पक्षियों के बारे में, जो अपने छोटे भाई या बहन को ईमेल के करनी है उसके बारे में। ठीक है,
आशा है आपको अभ्यास सागर का काम समझ आ गया होगा। अब आपने इन्हें अपनी बुक में लिखना है और उन्हें याद करना है। ओके, थैंक यू।